नक्सलियों का जब मन करता था जंगल से गांव की तरफ रुख देख करते थे और किसी भी दरवाजे को खटखटा देते थे और उन्हें अच्छा लगता था तो वहां जाते थे। वहां जाने के बाद लोगों को कहते थे कि खाना चाहिए तो वो अच्छा खाना बनवाते थे। खाने में जो डिमांड होती थी उस डिमांड को पूरी ही किया जाता था, क्योंकि उनके हाथों में बंदूकें होती थी। बंदूकों से बचने के लिए ग्रामीणों को या उनकी मजबूरी बन जाती थी। उसके बाद फिर वो कोई महिला कोई लड़की अगर उनको पसंद आती थी तो उसके साथ वो घिनौना काम करते थे, गलत काम करते थे। और इसी तरह से लगातार ये सिलसिला चल रहा था कि किसी भी घर का दरवाज़ा खटखटाता था और किसी भी घर में जाते थे और उस घर में या तो खाना मांगते थे, खाना मिलता था तो उसके बाद फिर महिला या लड़कियों से अभद्र उसके साथ गंदा काम किया करता था। और गांव के लोगों की लगातार टेंशन बढ़ रही थी, चिंता बढ़ रही थी कि इन सब को सब से बचाया जाए, कैसे बचाया जाए। बात सरकार तक पहुंचती है और सरकार ने एक प्लान बनाया, क्यों ना अपनी रक्षा खुद की जाए। इसके लिए हम तुम्हें कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करवाएंगे और उसके लिए तुम्हें गांव में एक साथ सामूहिक रूप से रहना है और तुम एक साथ इकट्ठे होकर रहोगे, मुट्ठी बंद करके रहोगे तो तुम उसका आसानी से मुकाबला कर सकते हो। गांव वालों को ये बात समझ में आ जाती है और उसके बाद ग्राम सुरक्षा दल बनाया जाता है और गांव वालों ने इकट्ठे होकर जो युवा होते हैं उसके बाद खास करके जो हथियार लेकर, डंडे लेकर, टॉर्च वगैरह लेकर एक साथ एक साथ विरोध करना शुरू कर देते हैं। यानी कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि हमें किसी नक्सली को, किसी को भी गांव में इस तरह से बदमाशों को आने नहीं देंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक वैसे ही होता है। मुख्यमंत्री की जो योजना होते हैं वो कारगर साबित होने लगती है और महिलाएं, बहन, बेटियों की सुरक्षा भी होने लगती है, साथ ही ग्रामीणों को भी सुरक्षा होने लगती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस रक्षा दल बनाने के बाद जो आगे क्या होगा, क्या होने वाला है। उसके बाद फिर बात आती है कि थोड़े थोड़े बहुत सारी जो हो उसके बाद भयानक हो सकता था। उसके थोड़े बहुत नहीं, पहली बार में लगभग 17 लोगों का कत्ल कर दिया जाता है और वो भी बहुत बुरी तरह से, दर्दनाक रूप से। साथ ही जब दूसरी बार होता है तो लगभग 20 लोगों को सरेआम गोलियों से भूनकर मौत की घाट उतार दिया जाता है। और जब ये घटनाक्रम लोगों को पता चलता है तो लोगों को सिरहन से पैदा हो जाती है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और अफसोस की बात तो यह थी तब होती है कि जितने भी पीड़ित होते हैं, जितने भी ना होते हैं, उनके साथ भी ये घटना घटी होती है। उनके साथ ही कभी उस रूप में न्याय नहीं मिल पाया था जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जो सच्ची घटना है जिसको मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक ज़िला है गिरिडीह। और इस गिरिडीह जिले से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है। चिलखत कर रही हूँ। 26 अक्टूबर 2007 की रात है। 12 या 15 के आसपास सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था। सांस्कृतिक कार्यक्रम चाल शुरू ही हुआ था कि कुछ इस कार्यक्रम के चौक गेस्ट आए हुए थे। मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के भाई, जिनका नाम नुन्नू लाल मरांडी होता है। और नुन्नू लाल मरांडी एक तरफ बैठे हुए थे और एक साइड में उनकी एक लड़की बैठी हुई थी जिसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। दूसरे साइड में उसने अपना खुद का जो निजी सुरक्षा गार्ड था, उसके हाथ में बंदूक था, वो बैठा हुआ था। उनकी नज़र उस महिला पर पहुंचती है तो महिला बार बार वो टेढ़ी नज़र से देख रही थी, कभी पैर तो कभी कपड़े, कभी उसके चेहरे की तरफ, कभी उनके चश्मे की तरफ। बस वो जो था बार बार उसको देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक चीज़ को जैसे वो नोट कर रही हो, क्या किस तरह से है, कहाँ से वो छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज़ों को देख रही थी। कार्यक्रम चलने लगता है, लोगों की नज़र उस कार्यक्रम पर आती है। आदिवासी अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। इसी बीच में वो जो साड़ी पहनी हुई लड़की जो होती है वो खड़ी होती है और खड़ी होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन नुन्नू लाल मरांडी जो होते हैं उसकी नज़र
नज़र उस लड़की पर पड़ती है और वो दूर जब वो लड़की खड़ी हुई थी अंधेरे में, जब रात के लगभग 12:10 के बजे के आसपास का वक्त था, उस लड़की को ऐसा बात कर रही थी जैसे क्या इन्हीं नूनू लाल मरांडी के बारे में ही बात कर रही हो। उन्हें थोड़ा सा शक होने लगता है कि कौन थी, कहाँ से आई है, कहाँ कैसे आई है, समझ नहीं आ रहा है। असल में उन दिनों जो फुटबॉल कार्यक्रम का जो हर साल होता है, लगभग 8 से 10 साल के हर साल जो चीफ गेस्ट बन के आए थे, लेकिन रात के किसी प्रोग्राम में वो शामिल नहीं होते हैं। फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ था, वो विजेता टीम थी, उसको उन्होंने पुरस्कार दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब मैं अपने जा रहा हूँ और ठीक है, जो कार्यक्रम है वो गांव के किसी प्रधान को किसी भी सम्मिलित व्यक्ति को बुलाओ और अपने प्रोग्राम में बैठाओ और फिर अपना करते रहो, मैं चला जाता हूँ। क्योंकि वो कभी रात में शायद आए नहीं थे, रुके नहीं थे, लेकिन वो रुक जाते हैं और वो गांव वाले उसको ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करते हैं, उसके आग्रह करते हैं, उसको आपको आज रुकना चाहिए, आप सांस्कृतिक कार्यक्रम है देखना चाहिए। क्योंकि इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो आदिवासी प्रस्तुत करते हैं, आसपास के ज़िलों में लोग, आसपास के प्रदेशों में लोग कई हज़ार की संख्या में बताते हैं, 15 से 2000 के लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा बनाते हैं। और बैठने के लिए, देखने के लिए आपको होना चाहिए। आपको राजनीतिक से जुड़े हुए थे, उनके भाई मुख्यमंत्री भी रहे थे, इसीलिए नूनू लाल मरांडी जो होते हैं आराम से इस गम्मान बैठे हुए थे। और उस लड़की की तरफ जो उस किसी व्यक्ति से बातचीत कर रही थी, अब मंच पर जब नज़र पहुंचती है तो 15-20 लोग जो है, जिनके हाथों में हथियार होते हैं, वो ग्रामीण रूम में जो होता है वहाँ से निकलते हैं और मंच पर पहुँच जाते हैं। इनमें से कई लोग हवाई तरफ बंदूक लगा देते हैं और एक के बाद एक हवाई फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और जितने भी दर्शक होते हैं हज़ारों की संख्या में, उन्हें लग रहा था कि कोई एक्ट चल रहा है, आदिवासी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं और ये पुलिस की वेशभूषा में आए हैं और ये भी अपने एक्ट करके यहाँ से चले जाएंगे। इसी बीच में एक आवाज़ लगाई जाती है, आवाज़ लगाई जा रही थी कि दूसरी तरफ एक गोली चलती है और गोली जहां पब्लिक बैठी हुई थी, भीड़ बैठी हुई थी, उधर से चलती है। यानी कि जहां नूनू लाल मरांडी बैठे हुए थे, ठीक बगल से जो उनका जो सुरक्षा बैठा हुआ था, उनकी आंख में गोली लगती है और आंख में गोली लगने के बाद वो बैठ जाता है। यानी कि उसी घटना पर मौत हो जाती है। और अब नूनू लाल मरांडी जो होते हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ अप्रिय घटना होने वाली है। इसीलिए इससे पहले कि कुछ बोल पाते, मंच से आवाज़ लगती है, भाई आप घबराओ मत, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी अभी प्रोग्राम तो शुरू हुआ है और प्रोग्राम शुरू होने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जो है, आधा घंटा हुआ है, अभी तो बहुत अच्छे कार्यक्रम बाकी है। इसीलिए कार्यक्रम का अगर लुत्फ़ लेना है तो हमारी बात माननी होगी। मैं चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जिसके काले रंग का कोट पहना हुआ था, चश्मा लगाया हुआ था, साथ ही घड़ी हाथ में पहनी हुई थी, पैरों में जूते पहने हुए थे, इस तरह के कपड़े पहने हुए थे और शरीर के तन मन में गहने पहने हुए, एक लिबास के बारे में, एक सामान के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताया जाता है। और उस व्यक्ति का नाम था नूनू लाल मरांडी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के भाई हैं और हमें उनकी तलाश है। हमें उन्हें दे दीजिए, उनके बाद अपने कार्यक्रम का लुत्फ़ उठाइए। फिर हमें किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जब मंच से इस तरह से आवाज़ लगाई जा रही थी, नूनू लाल मरांडी जो है, जैसे ही मौका मिलता है वो कुर्सी से पीछे गिरते हैं, यानी कि वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद अपने कपड़े जो होते हैं उनको फाड़ना शुरू कर देते हैं, जूते उतारते हैं, घड़ी उतार के फेंकते हैं, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ इस पर इम्पॉर्टेंट नहीं थे। वो मौका पाते ही उस भीड़ में अंदर जाने के बाद वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और मौका मिलते ही इस गांव के किसी तरकीब से पार कर देते हैं और फिर उसके बाद अगले गांव में दूर तक पहुंच जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद वो लोग मेरे लिए आए हैं, जब मैं मौके पर मिलूंगा ही नहीं तो शायद ऐसी कोई घटना होने वाली थी, वो नहीं होगी। उन्होंने सोचा नहीं था
कि आगे होने वाला क्या है। दरअसल बार-बार आवाज़ लगाई जा रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था, भीड़ में कोई बोल नहीं पा रहा था। एक व्यक्ति मर चुका था, जैसे मरने वाली बात पड़ोसी को पता चलती है, वो ज़ोर से चीखने लगता है और जब उसकी चीख निकल जाती है तो उसके बाद वो चीख की आवाज़ मंच तक पहुंच जाती है और मंच पर खड़े हुए 15-20 लोग से ज़्यादा लोग जिनके हाथों में हथियार थे, इसके बाद उन्होंने हथियार चिन्ह से गोलियां चलाना शुरू कर देती हैं और गोलियां चल रही थी अंधाधुंध, और अंधाधुंध गोलियों में जो प्रथम बैठे हुए थे उनको निशाना बनाकर उसको गोलियां मारना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये चीख पुकार मच जाती है और कई हजार की संख्या में लोग थे, भाग दौड़ भागने लगते हैं और अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। और अभी तक लोगों को जब लग रहा था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, कोई एक्ट हो रहा है और अपना नाटक का मंचन कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नाटक नहीं था, वो तो सचमुच वो लोग मर चुके थे। और जो नूनू लाल मरांडी होते हैं वहाँ से भागकर दूसरे गांव पहुँचते हैं और किसी तरकीब से वो संपर्क साधते हैं और एसएसपी और एसपी को पूरी कहानी बताते हैं और किसी तरह से उस गांव में कुछ ना कुछ बवाल जो है हो सकता था। आपको ज़रूर आना चाहिए। पुलिस उससे संपर्क करती है और उसके साथ देती है और जब गांव से जाकर देखते हैं तो 17 लोगों जैसे कुर्सियों पर प्रथम रोम में बैठे हुए थे, ठीक उसी तरह उनके प्राण निकल जाते हैं, गोली लगती है और वो मर जाते हैं। यानी उन्हें बचाने का, उन्हें भगाने का, उन्हें तड़पाने का मौका ही नहीं मिल पाता है। उनके ऊपर जब लगातार गोलियां चली थी, पीछे के लोग जो भाग चुके थे लेकिन वो भाग नहीं पाए थे। मैं गिनती करते हैं तो 17 लोग मारे जाते हैं और घायलों की संख्या होती है 14। इससे पहले कि उन्हें किसी हॉस्पिटल के लेकर जाते तो 2 लोग और मर जाते हैं। 17 पहले और 2 और 19 लोग मारे जाते हैं और 1, 2, 3 उपचार चलता है, उसमें भी एक लोग मर जाते हैं और टोटल मिलाकर संख्या 20 हो जाती है और 12 लोगों को गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिलती है। अब जब ये बात पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुंचती है तो उसके भाई जब वापस लौट कर आते हैं तो उन्हें मरे हुए लोगों को देख रहे थे तो उनका अपना सगा भतीजा जो कि है पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का बेटा होता है, उन गोलियों का हिस्सा बन जाता है, यानी कि वो भी मारा जाता है। जब नूनू लाल मरांडी अपने भतीजे को देखकर जोर जोर से रोने लगता है और कहते हैं कि भैया ये क्या हो गया, जवाब दोगा तो मैं अपने भतीजे को नहीं बचा पाया, मैं नहीं क्या करूं, मुझे रो शुरू कर देता है। ये बात अपने भैया को जब बताता है तो वो बिलखते हुए, बस फिर क्या था, किसी एक को नहीं बल्कि वो 20 लोगों को मौत हो चुकी है, उन्हें पूरी तरह से मौत के बाद घाट उतार दिया जाता है। इसके बाद फिर मामला कोर्ट अदालत तक सब चलना शुरू हो जाता है और यहाँ जो फुटबॉल मैच होता है वो हर साल फुटबॉल मैच का समापन करने के लिए आया करते थे और विजेता टीम जो होती है उसको एक बड़ा सा मैदान होता है, आसपास के जिलों में सैकड़ों लोग, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन उसके बाद वो प्रोग्राम होने की कभी चांस इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि उसे दोबारा करने की कोशिश की जाती है कि वो एक घोषणा की जाती है कि जो लोग मारे गए उन्हें शहीद होने का दर्जा देने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और यही शहीद का दर्जा देने की घोषणा की जाती है। और फिर कोशिश की जाती थी, फिर खूनों की नदियाँ बहाई जाती है और फिर जाएंगे। किसी ने शायद हिम्मत नहीं जुटाई कि वहाँ पर फुटबॉल मैच हो या फिर आदिवासियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या आसपास के हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे, लेकिन जब तक एक पत्रकार ने उससे पूछा कि आखिरकार उन लोगों का निशाना तुम क्यों थे, क्या वजह थी, तब वो बताते हैं कि लगभग 20 किलोमीटर दूरी यानी कि चित्रलख का एक भेलवा घाटी गांव लगता था, वहां पर वो ग्राम रक्षा का दल बनाया गया था। जब मुख्यमंत्री होते हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने लोगों को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि कोई भी नक्सली जब गांव के अंदर आते थे तो वो अपनी मर्जी से खाना वगैरह खाते थे और अपनी मर्जी से वहां रहना, अपनी मर्जी से महिला के साथ अवैध गंदा काम करना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देना था। इस तरह की घटना होती थी तो गाँव वालों ने हिसाब से बनाया गया
रक्षा दल के ग्राम दल जब बनेगा तो गांव के लोग, युवा लोग उससे हिस्सेदारी लेंगे और उन्हीं से हिस्सेदारी लेंगे तो वो इकट्ठे होकर आएंगे और हम किसी भी परिस्थिति में बड़े से बड़े बदमाश का मुकाबला कर सकते हैं। वैसे भी गांव की कहावत है कि राम से और गांव से कोई पार नहीं कर बच सकता। तो इसीलिए वो नक्सली होते हैं जो गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और वो मुकाबला नहीं कर पाते हैं। मुख्यमंत्री की सरकार चली जाती है और वक्त आगे बढ़ जाता है और वक्त आगे बढ़ने के बाद फिर वही मौका मिलता है कि 11 सितंबर 2005 को जब ये योजना बनाई गई थी और उन्हें समझाया गया था तो पारंपरिक उन्हें अधिकार दिए जाते हैं, सुरक्षा दिए जाते हैं, साथ ही लाठी टॉर्च इस तरह के लिए दिए जाते हैं और जो गांव की युवा होते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हें अपनी रक्षा किस तरह से करनी चाहिए और रक्षा कर रहे थे। ऐसे वक्त आगे बढ़ता चला जाता है और 11 सितंबर 2005 का ये वाक्य है। गांव में ही वो गांव लगता है, भेलवा घाटी पर एक जन अदालत लगाई जाती है। लगभग पूरे गांव को नक्सली के द्वारा लिया जाता है और उसी गांव को घेरने के बाद वो गांव में कुछ लड़के थे, उन लड़कों को खींच खींच के बाहर निकाला जा रहा था जो इस ग्राम रक्षा दल से जुड़े हुए थे। उन्हें कहा जाता था कि आप कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, वो जो अपने अप्रिय घटना हो जाती है और अपनी अपनी जान बचाने के लिए मक्का के खेत में जाकर छुप जाते थे। तो पता चलता था कि कुछ लोग गांव की मस्जिद की अंदर जाकर छुप जाते थे और जब गांव की मस्जिद के अंदर ही छिप जाते थे तो इसके बाद उस मस्जिद का पर बम से हमला कर दिया जाता था। उनमें कई लोग मारे जाते थे और वो मस्जिद भी क्षतिग्रस्त हो जाती थी। साथ ही वहाँ पर पास के एक स्कूल था, वहाँ भी छिपने की कोशिश करते थे, जहाँ पर ये भी छिपाने की कोशिश कर रहे थे। तो वाक्य 11 सितंबर 2005 के लगभग 7:30 बजे के आसपास का वाक्य शुरू होता है। उसके बाद फिर स्कूल की बिल्डिंग को भी उस बम से गिरा देते हैं और अब इसके बाद पता चलता है कि आखिरकार इस गांव का जो मुखिया कौन है जो इस रक्षा दल का नेतृत्व करता है, जिसका नाम होता है मसूर अंसारी। उसके घर जाते हैं, उसके घर में जो भी बम उसे उड़ा देते हैं और जब लोगों को देखा जाता है कि यहाँ पर जो हिस्सा है लगातार बढ़ रही है, कभी वो मस्जिद निशाना बन जाता है, कभी वो स्कूल निशाना बन जाता है, कभी नेतृत्व करने वाला जो उसका मसूर अंसारी था उस पे निशाना बन जाता है। तो वो कुल मिलाकर इस घर में जो जाते हैं, घर का दरवाज़ा खोलते हैं और जो भी सदस्य होता है रक्षा दल का उसे बाहर निकाल के लेते हैं और चौराहे पर लाया जाता है और चौराहे पर लाने के बाद वहाँ से जब इकट्ठे कर लेते हैं तो वहाँ पर उसी तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। और पहला तरीका यह था कि खड़े होकर गोलियों से भून रहे थे, उससे पूछताछ कर रहे थे, उसका नाम पता जानकारी जुटा रहे थे, उसको गोली मारकर दिया करते थे। लेकिन गोली मारने के बाद वो मर जाता था, ठीक है, उसके बाद नहीं तो उसको काट दिया करते थे। यानी कि किसी भी धारदार हथियार से उस पर हमला किया जाता था, उसको काट दिया जाता था, उसको नरसंहार हो रहा था। और जब नरसंहार में 17 लोगों को घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब ये घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था तो गांव में चीख पुकार मच जाती है। औरतों ने, बच्चों ने, सब ने रोते हुए बिलखते हुए अपने अपने परिवार के बच्चों को बचाने की कोशिश की, उन युवाओं को बचाने की कोशिश की जो अपने ही बहन बेटियों की रक्षा के लिए एक दल बनाया था और सरकार द्वारा तय किया गया था कि अपनी रक्षा के लिए इस तरह से दल बताएं और वो लोग अपने आप को नहीं बचा पा रहे थे। उन नक्सलियों ने उनके मौत के घाट उतार दे रहे थे। इसमें 17 लोगों की मरने वालों की संख्या होती है तो पता चलता है कि 12 लगभग उसमें मुस्लिम होते हैं और जो बाकी थे संख्या थी उसमें जो हिंदू होते हैं। कुल मिलाकर 17 लोगों की जब संख्या हो जाती है तो इस घटना के ठीक 2 साल के बाद पहली घटना होती है 2005 में और दूसरी घटना होती है 2007 में। 26 अक्टूबर 2007 को पहली घटना में 17 लोग मारे जाते हैं और दूसरी घटना में 20 लोग मारे जाते हैं, उसको मौत की घाट उतार दिया जाता है और इस तरह से लगभग 37 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और कई परिवार इसमें पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो जाता है। और मामला कोर्ट में जब चलता है तो अदालत में चलता है तो इस घटना के बाद मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी तमाम बड़े आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन आला
अधिकारी के मौके पर पहुंचते ही कई तरह की घोषणा करते हैं और ऐसा बताया जाता है कि घोषणा भी करते हैं, नौकरी भी देने की घोषणा करते हैं, लेकिन उन परिवारों को शायद कभी उसे उतने लेवल तक लाभ मिल नहीं आया जिस लेवल पर लाभ मिलना चाहिए। उसके बाद फिर जो पुलिस है अपनी चार्जशीट लगाई, उसमें से बताया जाता है कि बहुत सारी खामियां थी। उस खामी की वजह से कोर्ट में उन्हें जिस लेवल पर सज़ा मिलनी चाहिए था शायद उस लेवल पर उसको सज़ा नहीं मिल पाई थी। जो गांव के लोग थे उस घटना को याद करके सिहर जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो बदमाश थे जिन्होंने इस घटना से अंजाम दिया था, उसके इस घटना को अंजाम देने पर भी उनके अंदर कोई भी रहम नाम के शब्द नहीं था। अब वो सिर्फ चीख को सुनकर ऐसा लग रहा था कितनी उन्हें अच्छा सा लग रहा था, खुशी मिले। हालांकि नक्सलियों का आतंक आज भी है, लेकिन आज उतने लेवल पर नहीं है जितने लेवल पर उस दौर पर हुआ करते थे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, हमारी वीडियो आपको पसंद आई, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।